नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने 100 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज का क्लास 101 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक छोटा-सा रिक्वेस्ट के साथ आज का क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चंस कहीं न कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिजिक्स का आगे आने वाला वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं, तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही अपलोड नेक्स्ट वीडियोज़ मैं करूँगा, नेक्स्ट क्लास, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहला प्रश्न को ध्यान दीजिए, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, ध्यान रखिएगा, परिणामी बल के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी के बराबर। ध्यान रखिएगा क्या होता है, संवेग में परिवर्तन किसके बराबर हो जाता है? परिणामी बल के बराबर हो जाता है। आगे है आपका कि यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाएगा वाट। ध्यान रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा है इसीलिए वाट में इसको नापते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। सॉरी, ध्यान दीजिए, इसका ध्यान रखिएगा, जूल होगा। किसी भी तरह का ऊर्जा का मात्रक जो होता है ना, वो जूल होता है, वाट नहीं होता है। ध्यान रखिए, पावर का मात्रक वाट होता है, पावर का। फ्लो में पावर, मैंने वाट बोल दिया, ठीक है, ये गड़बड़ दिया गया, ध्यान रखिए। ऊर्जा होगा, कार्य होगा, ये सब का क्या, जूल मारिएगा हमेशा। वाट होता है पावर का। आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कमानी का कमानी स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? बात समझे, तो किसी कमानी का कमानी स्थिरांक उसकी मोटाई, ध्यान रखिए, व्यास और उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या देना सही रहेगा? डी, इसकी मोटाई, उसके व्यास और उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 0 डिग्री पर पारद पारद मरकरी के 760 कॉलम द्वारा लगने वाला जो दाब होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, दाब को एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पारा के 760 कॉलम द्वारा लगने वाले दाब को एक एटमॉस्फेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो प्रश्न है, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किस एक की विमाएं प्लांक नियतांक एच की विमाओं के समान होती है? आप आंसर जान लीजिए, इसका रैखिक भी होता है, कोणीय भी होता है। बात समझे, लेकिन ज़्यादा सटीक कोणीय देना अच्छा होता है, लेकिन दोनों आंसर होता है, ये बात माइंड में रखिए। कोणीय संवेग की विमाएं प्लांक नियतांक एच की विमाओं के समान होती है, तो कोणीय आप आंसर दीजिए, बट रैखिक भी होता है, आप ये जान लीजिए। सीडीएस का प्रश्न है आपके सामने, हुक का नियम बहुत बार आता है, निम्नलिखित में से किसके लिए मान्य होता है? तो हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल तनाव का वक्र का केवल समानुपातिक क्षेत्र है। तो पहला ही हो जाएगा कि प्रतिबल तनाव वक्र का केवल समानुपातिक क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में नहीं आता है, सीडीएस का है, चूंकि हम पढ़ रहे हैं ये बुक पीडीएफ, तो ये पीडीएफ आईएएस बच्चों के लिए है, तो इसमें है, तो हम लोग इसका भी देखते चलते हैं। एक कण विश्राम अवस्था से एक समान त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में गतिमान है। 5वें सेकंड की तुलना में 6ठे सेकंड के दौरान विस्थापन में प्रतिशत वृद्धि लगभग कितनी है? यहाँ देखिए जरा, कहा जा रहा है, एक कण जो विश्राम अवस्था से एक समान त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में गमन करती है और 5वें सेकंड की तुलना में 6ठे सेकंड के दौरान विस्थापन का प्रतिशत जो का 44% वृद्धि दर उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, जिनको समझ में आता है इसको समझिएगा, नॉर्मली नहीं आता है समझ में तो इसको रहने दीजिए। थोड़ा सा 12th लेवल का ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा इस पर साइड करते हैं उसको। दो व्यक्ति नगण्य द्रव्यमान की एक रस्सी को क्षैतिज रूप से पकड़े हुए हैं। 20 केजी का एक द्रव्यमान रस्सी के, यहाँ एक क्वेश्चन पूछूं क्या, द्रव्यमान और भार में कौन चीज बदलता है जैसे चंद्रमा पर ले जाने पर? बताइए तो कमेंट्स में, मैं इससे पहले कई बार बता चुका हूँ। तो 20 केजी का द्रव्यमान रस्सी के मध्य बिंदु पर रख दिया गया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप रस्सी क्षैतिज सीट से विचलित हो जाती है। रस्सी की पूरी तरह से सीधा करने के लिए आवश्यक तनाव कितना होना चाहिए? जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक चीज समझिएगा, यदि दो व्यक्ति नगण्य द्रव्यमान की एक रस्सी को क्षैतिज रूप से पकड़े हुए हैं और 20 केजी के द्रव्यमान रस्सी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है, इसके परिणाम स्वरूप रस्सी क्षैतिज से सीधे विचलित हो जाती है, तो रस्सी पूरी तरह सीधा रखने के लिए आवश्यक तनाव
अनंततः बड़ा होगा, मतलब बहुत बड़ा माना जाएगा। जैसे एक रस्सी है ऐसे सीधा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा पता है? ऐसे एक रस्सी है और एकदम स्ट्रेट है ये रस्सी, ठीक है, और यहाँ पे 20 केजी का आपने वजन रख दिया, यहाँ भी पकड़ रखे, यहाँ भी पकड़ रखे, तो ऐसे झुक जाएगा। इसको एकदम स्ट्रेट रखना है। तो कह रहा है कि आपको अनंत बड़ा दरमान चाहिए, बहुत ज़्यादा, मतलब तनाव चाहिए, सॉरी। आगे है फिर सीटीएस का कि 1 नैनोमीटर का मान निम्नलिखित में से कौन सा होता है? बात समझिए, पावर है, ये थोड़ा मिस्टेक प्रिंट है, ये जितना लिखा गया नहीं सब पावर है। तो 1 नैनोमीटर में होता है 10 के पावर -9 मीटर होता है, ऐसे लिखा हुआ है, पावर है, सब जगह पावर ही समझिएगा। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर, ये 10 के पावर 9 है, देन 10 - 9 नहीं है, 10 के पावर 9 मीटर गुने 102 सेंटीमीटर या 10 के पावर 7 सेंटीमीटर। 1 मिनट में समझा देता हूँ, यहाँ गड़बड़ सरबर है ना, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर में। अगर सेंटीमीटर में बदलिएगा तो क्या कीजिएगा, इसको 10 के पावर 2 से गुना करिएगा, नहीं 100 से गुना करिएगा। 100 से गुना करिएगा तो क्या करिएगा, 2 जीरो इसमें कम जाएगा, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है ना, इसीलिए ये कम जाता है, और -7 है पावर में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक पिंड जो संतुलन में है पर कोई नेट आघूर्ण नहीं होता है। अगला है, किसी पिंड का संवेग सदैव संरक्षित होता है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। तो पहला तो गड़बड़ है, लेकिन 2-3 सही है। कैसे है ना, ये चीज़ समझिएगा। देखिए, गतिज ऊर्जा और जो संवेग होता है हमेशा संरक्षित रहता है। इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि जब किसी पिंड को एक से अधिक बल कार्य करता हो और उन सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो, तो पिंड संतुलित अवस्था में होगा। इस दशा में पिंड पर लगने वाले सभी संतुलित बल कहलाते हैं। अंततः जब कोई पिंड संतुलन में होती है तो नेट आघूर्ण शून्य हो जाता है। क्या है, संतुलन में होता है तो नेट आघूर्ण शून्य हो जाता है। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के समूह में जो परस्पर संपर्क में हो, यदि कोई परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जैसे आपस में टकराना होना, उसके संवेगों का कुल जो वेग है सदैव स्थिर रहता है। यदि किसी एक वस्तु का संवेग घटता है तो अन्य उतना ही परिणाम में बढ़ जाएगा और कुल योग उतना ही बना रहेगा। वह संवेग संरक्षण कहलाता है। इस प्रकार किसी वस्तु का संवेग तब तक अपरिवर्तित रहता है जब तक वस्तु के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका पहला भी आंसर सही होगा क्या? पहला पर फोकस किया जाए। यहाँ कहा जा रहा है, जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करता हो और उन सभी बलों का परिणामी शून्य हो, तो पिंड संतुलन अवस्था में होगा। इस दिशा में पिंड पर लगने वाले सभी बल संतुलित बल कहलाते हैं। अतः जब कोई पिंड संतुलन में होता है तो नेट आघूर्ण शून्य होता है। तो ये तो गड़बड़ है, ये तो पहला भी आंसर सही हो जाएगा इस पर। यहाँ कहा जा रहा है कि एक पिंड जो संतुलन में है पर कोई नेट आघूर्ण नहीं होता है। नहीं नहीं, यहाँ पे कोई नेट आघूर्ण करना सही नहीं है, इसको नेट आघूर्ण शून्य होगा। थोड़ा यहाँ पे करेक्ट मैं कर दूँ, यहाँ कुछ गड़बड़ है, आपको बताना चाहते हैं। गतिज ऊर्जा जो होता है बदलते रहता है, ये गड़बड़ दिया गया है। लेकिन अगर कोई पिंड है उस पर नेट आघूर्ण जो होता है वो ध्यान रखिएगा 0 हो जाता है, संतुलन बल है तो। ये सही है, किसी पिंड का संवेग सदैव संरक्षित होता है, लेकिन जो गतिज ऊर्जा है वो बदलते रहता है। एक चीज़ रखिए, यांत्रिक ऊर्जा रहता है वो सही रहता है संरक्षित, लेकिन गतिज ऊर्जा हो गया है पोटेंशियल, दोनों बदलते रहता है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका आंसर गड़बड़ सरबर दे रहा है, पता नहीं क्यों। ये पीडीएफ सही नहीं है। पहला और किसका दूसरा सही था, ये तीसरा गलत था इसका, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन में ये चीज़ तो लिख दिया है कि जो संतुलन बल हो जाएगा, जब जो इसका कहाँ गया, आघूर्ण नेट आघूर्ण शून्य होगा जब दो या दो से अधिक वस्तु संपर्क में होते हैं। यदि कोई परस्पर प्रतिक्रिया होती है तो आपस में टकरा जाते, संवेगों का कुल संवेग भी संरक्षित होता है। अंडरस्टैंड रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका संहति केंद्र वस्तु से बाहर होता है? वस्तु से बाहर कह रहा है तो कह रहा है, इस चीज़ को समझिए कि ठोस वस्तुओं का
संहति केंद्र वस्तु के भीतर होता है, जैसे क्रिकेट की गेंद, पुस्तक तथा फाउंटेन पेन इत्यादि खोखली वस्तुओं का संहति केंद्र वस्तु के बाहर होता है, जैसे बलय हो गया, रिंग वगैरह का। यहाँ है कि एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज तल पर खड़ा है, घर्षण है नहीं, तो धरातल पर एक निश्चित दूरी तक कैसे आगे बढ़ेगा? दौड़ तो पाएगा नहीं, छींक कर नहीं होगा, कूद कर नहीं होगा, लुढ़क कर जा सकता है, गोल गोल घर्षण कर सकता है। कह रहा है संपर्क में रखी हुई वस्तु के माध्यम प्रकार बल कार्य कर रहता है, तो जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है, इस घर्षण बल कहा जाता है। घर्षण के बिना गति संभव नहीं है। कूदने दौड़ने के लिए गति आवश्यक होती है, अतः घर्षण के बिना दौड़कर या कूद कर आगे बढ़ना संभव नहीं है। घर्षण के बिना लुढ़क कर आगे बढ़ा जा सकता है। एक व्यक्ति एक पिंड को किसी क्षैतिज घर्षण रहित समतल पृष्ठ पर फेंकता है। फिर से सुनिए, एक व्यक्ति किसी पिंड को क्षैतिज घर्षण रहित समतल पर फेंक दिया जहाँ घर्षण ही नहीं है। यह देखा गया कि इस पिंड पर दो बल कार्य करते हैं, गुरुत्वीय आकर्षण बल करता है, पृष्ठ की अभिलंब प्रतिक्रिया बल। गति के तीसरे नियम के अनुसार नेट परिणामी बल शून्य है। निम्नलिखित में से कौन सा पिंड की गति के लिए कहा जा सकता है? तो आप क्या कहेंगे, समझिएगा। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार नेट परिणामी बल शून्य है, इसलिए पिंड स्थिर वेग से चलेगा। पिंड जो है स्थिर वेग से चलेगा। आगे एक लड़का एक ही आकार, आमास और भार वाले चार पत्थरों को समान चाल से क्षैतिज रेखा से सापेक्ष भिन्न भिन्न प्रारंभिक कोणों पर फेंकता है। यदि कोण 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री है, तब किसी कोण में फेंका गया पत्थर क्षैतिज रूप से अधिकतम दूरी तय करेगा। तो 45 वाला बताए थे पहले भी, 45 डिग्री पर फेंकने पर सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पृथ्वी अपने कक्षा पर एक समान दर से गति नहीं करता है। आय कहता है कि पृथ्वी की गति रवि नीच पर तीव्रतम और रवि उच्च पर न्यूनतम होता है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित किसके नियम के लिए सत्य है? तो कहा जाता है पृथ्वी की गति का संबंध केपलर के नियम से संबंधित है, तो केपलर साहब को टिक मार देते हैं। अब इस चीज को यहाँ से समझ लीजिए। कहा जाता है खगोल वैज्ञानिक केपलर ने ग्रहीय गति के 3 नियम दिया था। सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। सूर्य इस कक्षा के नाभिक फोकस पर है। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल के समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। आय करा एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछालता है। यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी यदि एक यात्री चलती गाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछालता है और यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी एक समान त्वरण से ही चल रही है। मंदन तो होगा नहीं, क्योंकि मंदन में तो गाड़ी रुक रहा है और पैसा उसने, 1 मिनट समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पिक्चर बनाता हूँ तब समझ में आएगा। मान के चलिए कोई बंदा है, ये रहा ट्रेन, यहाँ पे उसने पैसा उछलाया, गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रहा है। गाड़ी अगर तेजी से आगे निकल जाएगा, ये पैसा पीछे इसके चला जाएगा। कह रहा है सिक्का उसके पीछे गिरता है। ये दोनों आंसर नहीं, सॉरी, ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकता। होगा तो त्वरण वाला होगा या मंदन वाला होगा। इसका आंसर पहला ही होगा, एक समान त्वरण से चल रहा है। नेक्स्ट है कि एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया दबाव सबसे अधिक कब होता है? जब नीचे भूमि पर लेट जाता है, जब वह पैर की पादांगुली पर खड़ा रहता है, जब वह दोनों पादों की भूमि पर सपाट रख कर खड़ा होता है। उपयुक्त सभी समान दबाव नहीं, इसका आंसर होगा बी नंबर। एरिया जितना कम करिएगा ना, एरिया जितना कमेगा उतना ही दबाव ज़्यादा हो जाएगा।
क्योंकि क्षेत्रफल पर होता है, क्योंकि आप जानते होंगे P बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। एरिया जितना कमेगा उतना ही फोर्स ज़्यादा प्रतीत होगा, दबाव। एक ऊंचे स्प्रिंग बोर्ड से गोता मारने वाला एक खिलाड़ी नीचे पानी में घुसने से पहले विभिन्न प्रकार के अभ्यासों को संपन्न कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रचालन गिरने के दौरान स्थिर रहेगा? जब वो गिर रहा है तो ये चीज़ आप समझते हैं, थोड़ा देर पहले आपने देखा था, यहाँ समझिए। कहा जा रहा जबकि स्प्रिंग जब ऊंचे स्प्रिंग बोर्ड से गोता मारने के लिए खिलाड़ी उछलता है तो हवा में अपने हाथ पैरों को गोल करके शरीर को मोड़ता है। ऐसा करने से खिलाड़ी का जड़त्व आघूर्ण घटता है। क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण घटता है तथा उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है। इसके कारण उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो कोणीय खिलाड़ी का कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, समझे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि यदि 1 kg द्रव्यमान वाला एक वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो क्या होने वाला है? हम जानते हैं F बराबर m में होता है, 1 न्यूटन है और 1 kg है, तो 1 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे कहा जा रहा है एक कमानीदार तुला का उपयोग करते हुए एक इस्पात के गोलक को विभिन्न द्रवों में डुबाकर उसका आभासी भार मापा जाता है। किस द्रव के लिए पठन सबसे अधिक होगा? तो एक चीज समझिएगा, इस्पात के गोलक का आभासी भार उस द्रव के लिए सबसे अधिक प्राप्त होगा जिसमें गोलक का सबसे गहरा डुबोया जाएगा। सबसे ज़्यादा नीचे जाने पर भार जो सबसे ज़्यादा प्रतीत होगा। यहाँ है कि पृथ्वी सूर्य के परितः गुरुत्व के कारण दीर्घवृत्तीय प्रक्षेपथ में घूमती है। यदि कोई अन्य सूर्य के जैसा तारा पृथ्वी के निकट लाया जाए तो प्रक्षेपत्र की आकृति क्या होगी? दीर्घवृत्तीय होगी, वृत्तीय होगी, परवलय होगी या अनिर्धार्य हो जाएगी? इसका ये कहना गलत है। किस डायरेक्शन से आ रहा है, कितना बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, इस पर डिपेंड होगा, इसलिए निर्धारण करना सही नहीं हो पाएगा। यदि एक लघु वर्षा बूंद वायु से होती हुई गिरती है तब उसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता रहता है और फिर एक समान हो जाता है। इसी सही कहना है। जब एक लघु वर्षा बूंद वायु की गिरती है, जब उसका कुछ समय के लिए बढ़ता रहता है लेकिन कुछ समय पश्चात श्यान बल तथा उत्प्लावन बल के कारण यह नियत वेग से चलने लगती है, जिसे सीमांत वेग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु है जिसके सशक्त गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी उसकी सतह से पलायन नहीं हो पाता है? तो इसको बोलते हैं ब्लैक होल। कृष्ण बीवर या ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश की किरण भी उससे नहीं निकल पाती, वो उसके अंदर जाके समा जाती है। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा का अलग किया जा सकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो उसको बोलते हैं अपकेंद्रो बल का प्रयोग करते हैं। अपकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। यह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु के केंद्र से दूर भगाने की प्रवृत्ति होती है। यह वो आभासी बल होता है जो अभिकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्रीम सेपरेटर तथा सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। आगे कहा जा रहा है न्यूटन यांत्रिकी में अपकेंद्रीय बल का एक जड़त्वीय बल एवं वृत्तीय गति करती हुई वस्तु के गति के पथ को केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में लाता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में यह एक कल्पित बल यानी फिक्टिशियस फोर्स यानी वास्तविक नहीं है। आगे कहा जा रहा शक्ति का मात्रक क्या है? तो हम कुछ देर पहले आपको बताया था P बराबर W/T। बात समझे? शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। इसी को बोलते हैं जूल प्रति, क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है, ऊपर है जूल और नीचे है टाइम, इसको क्या बोलेंगे? जूल प्रति सेकेंड। बल का मात्रक क्या है? तो बल का F बराबर m में होता है। न्यूटन से हम लोग नापते हैं, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं? मास को किलोग्राम और एक्सेलरेशन को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, न्यूटन भी होता है इसका।
कार्य का SI मात्रक है, बताए थे कुछ देर पहले, जूल होगा। किसी भी तरह का ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, ये सब का जूल होता है। कहा जा रहा है जूल ऊर्जा या कार्य का SI मात्रक है। इस SI मात्रक का नामकरण अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक जेम्स प्रस्कॉट जूल के नाम पर किया गया। उन्होंने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का प्रतिपादन भी किया था। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश है, दूरी मापा जाता है इससे, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। इसके द्वारा लंबी दूरियां, तारों या गैलेक्सियों जैसी खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी का मापन किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 गुने 10 के पावर 15 मीटर। यहाँ गड़बड़ लिखा गया है, 10 के पावर 15 मीटर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है। तो ये ध्यान रखिए 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ये सही है। यहाँ पे लिखाएगा 10 के पावर 16, 10 के पावर 16 होगा। एक पारसेक का खगोलीय दूरी के मापने में किया जाता है। एक पारसेक बराबर, या तो आप कह सकते हैं इतना 10 के पावर 16, 10 के पावर 16 यहाँ हो जाएगा मीटर, या 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 नैनोमीटर होता है, थोड़ा देर पहले भी कैलकुलेशन बताए थे। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 1 मिनट, सेंटीमीटर में होता है -7। ध्यान रखिएगा 1 नैनोमीटर में होता है, सेंटीमीटर में -7। ये सब गड़बड़ है। यहाँ पे 10 के पावर -13, 10 के पावर -13, 10 के पावर -9 ऐसे करके लिखा जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, यहाँ सबसे नीचे देखिएगा 10 के पावर -9 मीटर होता है, लेकिन सेंटीमीटर में क्या हो जाता है 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर हम लोग विद्युत धारा को नापते हैं, ठीक है। एम्पियर से विद्युत धारा का नापा जाता है। इसका नामकरण आंद्रे मैरी एम्पियर ने के नाम पर किया गया है। इन्होंने विद्युत चुंबक की खोज भी की थी। 1 कूलम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान 1 एम्पियर होता है। कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड। निम्नलिखित SI यूनिट में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे कार को जूल में नापते ही सही है, द्रव्यमान को किलोग्राम में सही है। 1 मिनट, हाँ सही है। आगे कहा जाए बॉल को न्यूटन में नापते भी सही है, दाब को डाइन में नहीं। दाब बॉल CGS जानते हैं, ये डाइन क्या है समझिए। ये भी बॉल का ही मात्रा करेंगे। CGS में दाब को पास्कल में नापा जाता है, ध्यान रखिएगा। सुमेलित करना है, आइए मिलाते हैं। जूल से हम लोग ऊष्मा को नापेंगे, एम्पियर से विद्युत धारा को नापेंगे, वाट से सामर्थ्य को पावर को नापेंगे, वोल्ट से विभवांतर को नापेंगे, कैलोरी से कार्य को नापेंगे। नहीं, कुछ गलती कर दिया मैं, 1 सेकंड रुक जाइए। जूल जो है ना, ऊष्मा ऊष्मा को हम लोग कैलोरी में नापते हैं, और जूल कार्य को जूल में नापेंगे। आंसर इसका देखा जाए क्या? हाँ सही है, सही सही बताया हम आपको। देखिए जूल जूल जो है, कार्य को जूल में नाप दीजिए, एम्पियर को धारा में, वाट को सामर्थ्य में, वोल्ट को विभवांतर में, कैलोरी को ऊष्मा में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निगेटिव पूछ रहा है। जहाज के चाल की माप, ये सही है, नॉट में नापते, नॉटिकल मील। 1 मिनट, ठीक है। जहाज की माप को नॉट में नापते हैं, और नॉटिकल मील में नापते हैं नौ चालन में। जैसे हवाई जहाज को नापते हैं ना नॉट में, और नॉटिकल मील उसी से रिलेटेड है, नौ चालन में प्रयोग किया जाता है। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गड़बड़। प्रकाश वर्ष समय का नहीं, दूरी का मात्रक है, दूरी का। यहाँ कह रहा है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। माइक्रोन लंबाई के मापन में बहुत सूक्ष्म इकाई है, इसे म्यू से
प्रदर्शित किया जाता है। 1 माइक्रोन 10⁻⁻⁴ सेमी की लंबाई को प्रदर्शित करता है। ये 10⁻⁻⁴ लिखा जाएगा यहाँ। ये माइक्रोन है। यहाँ पे समझिए ज़रा कि डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। ये भी सही बात है। अच्छा, सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है आपको। अश्व शक्ति शक्ति का मात्रक नहीं है। अश्व शक्ति से हम लोग क्या नापते हैं पता है? बिजली नापते हैं, मतलब पावर नापते हैं। पावर समुद्री मील हो जाएगा 9 चालन, ठीक है, नॉटिकल मील। और सेल्सियस से उष्मा कह रहा है। सेल्सियस से तापमान मापने का एक मात्रक है, इसे सेंटीग्रेड भी कहते हैं। इसके अलावा तापमान के मापन में फ़ारेनहाइट तथा केल्विन का प्रयोग भी किया जाता है। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में कौन सी नहीं है? तो देखो, कैलोरी में नापते हैं, अर्ग में नापते हैं, सेंटीग्रेड में नापते हैं, जूल में नहीं नापते। जूल में नापते हैं क्या चीज़ को? तो ऊर्जा को। उष्मा की इकाई के रूप में कैलोरी, जूल और अर्ग का प्रयोग किया जाता है। उष्मा उष्मा को ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है, जबकि सेंटीग्रेड का प्रयोग तापमान के मापन में किया जाता है। एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ क्लियर करिए। ये आंसर देना ज़्यादा सटीक हो जाए, क्योंकि यहाँ ध्यान नहीं दिया। उष्मा उष्मा जो होता है ना, उसको नापने के लिए अर्ग का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिए, उष्मा का इकाई के रूप में हम कैलोरी का प्रयोग करते हैं, जूल का भी प्रयोग कर लेते हैं, अर्ग का भी प्रयोग कर लेते हैं, समझे। लेकिन सेंटीग्रेड से तापमान नापा जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जूल से हम लोग ऊर्जा को भी नापते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है वो पूछ रहा है। 1 पिकोग्राम पूछ रहा है, तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁹ मिलीग्राम। बात समझे। बट यहाँ तो पूछ रहा है ग्राम में, तो 10 के पावर क्या, 10 के पावर हो जाएगा आपका ग्राम में 12, 10⁻⁻12 हो जाएगा पिकोग्राम में। एक किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य क्या होगा? तो नीचे सॉल्यूशन दिया गया है। कहा जा रहा है 1 किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर दाब एक बार समतुल्य होगा। एक बार बराबर होता है 10⁻⁻6 डाइन प्रति सेकेंड स्क्वायर। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? एक बैरल, मेरे माइंड से निकल गया, ये मेरे को पता था। एक बैरल जो होता है, देखता हूँ कितना होता है, आइए देखते हैं। अच्छा, एक बैरल जो होता है 159 के करीब होता है, ठीक है। तेल जो नापा जाता है, मापन के लिए बैरल पद्धति का प्रयोग होता है। एक बैरल बराबर होता है 158 लीटर के करीब, यानी एक बैरल में हम कह सकते हैं घन मीटर होता है, 0.15 ऐसे ऐसे करके। कहा जा रहा है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक होता है, क्यूसेल नहीं, ये गलती लिखा गया है, क्यूसेक होता है। तो याद रखिए, जल का बहाव, बहुत अधिक मात्रा में जल जाता है ना, पानी बहता है, उसको बोलते हैं क्यूसेक। पानी के बहाव की दर को मापने की इकाई है। एक क्यूसेक का मतलब प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी का बहाव होता है। सामान्यतः पानी का बहाव लीटर में मापना संभव नहीं है, परंतु इसे लगभग 28.31 लीटर के समतुल्य समझा जा सकता है 1 क्यूसेक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ओजोन परत को कैसे नापते हैं? डॉप्सन में नापते हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। डॉप्सन इकाई का नामकरण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ता गॉर्डन डॉप्सन के नाम पर दिया गया था। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? ध्वनि की तीव्रता हम लोग मापते हैं, और एक मिनट, क्रोनोमीटर तो होगा नहीं। क्रोनोमीटर का प्रयोग जलयान के समय का पूर्ण परिशुद्ध मापन के लिए किया जाता है। जलयान पे क्रोनोमीटर से क्या नापा जाता है? समय का पूर्ण परिशुद्ध माप। एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है, एनीमोमीटर से। ऑडियो नापने के लिए, ध्वनि नापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग करेंगे। और ऑडियो फोन जो होता है, समझे, ऑडियो फोन जो होता है दोषपूर्ण श्रवण शक्ति के सुधार के लिए किया जाता है। ऑडियो फोन, किसी को प्रॉब्लम होता है ना कान में सुनने के लिए,
तो ऑडियो फोन लगाया जाता है। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। वायु का गति नापना है तो एनीमोमीटर 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 का प्रयोग वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर की जानकारी सबसे पहले लियोन बटिस्टा अल्बर्टी ने 1450 के आसपास दिया। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे। हाइड्रोमीटर है, एक होता है हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर, दोनों अलग है, ध्यान रखिएगा। बताइए हाइड्रोमीटर क्वेश्चन में था, क्या है? पाइर पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन मापने में। पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण के मापने में किया जाता है। यहाँ है, आ गया ना हाइग्रोमीटर वाला यहाँ पे क्वेश्चन। हाइग्रोमीटर से धारा नापा जाता है, सॉरी आर्द्रता नापा जाता है हाइग्रोमीटर से, आर्द्रता। देखिए किस ऑप्शन में है, बी का 4, एक ही ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, बी का 4। अब देखिए ना, ए का 3 होना चाहिए, धारा, ए मीटर से धारा माप सकते हैं जी, माप सकते हैं। सी का 2, सही बात है, स्प्रिंग तुला से हम भार नाप सकते हैं। द्रव्यमान नहीं नापा जाता है, ध्यान रखिएगा, भार नापते हैं हम लोग स्प्रिंग तुला से। यही बैरोमीटर से दाब नापते हैं, बैरोमीटर से दाब। क्लियर है? एमीटर से धारा, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग तुला से भार और बैरोमीटर से दाब। समझ रहे बात? ये सब जान के प्रैक्टिस हो रहा है, आप एकदम अच्छे से करिए, यहाँ गलत बताना है। ऑडियोमीटर से हम लोग वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी नापते हैं, गड़बड़, सॉरी ओडोमीटर है, हाँ ऑडियोमीटर रहता तो ध्वनि, ओडोमीटर है तो सही है। ओडोमीटर जो होता है वाहन के पहियों द्वारा दूरी नापते हैं। अच्छा, ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, ये भी सही है, ओंडोमीटर। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापते, अभी हमने देखा। एमीटर से विद्युत शक्ति का माप नहीं होता है, यह विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर से, भी थोड़ा देर पहले ही देखे। कहा जा रहा है एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ में प्रवाहित होने वाले धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसी एमीटर की परास बढ़ाने के लिए उसके समांतर क्रम में संट एक मिनट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए, किसी एमीटर की परास बढ़ाने के लिए उसके समानांतर क्रम में संट लगाए जाते हैं। ये लाइन ध्यान रखिएगा। सामान्यतः एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, बट हो नहीं पाता, लेकिन माना जाता है कि आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है शून्य के करीब होता है। उसका परास बढ़ाने के लिए संट का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल की, देखिए, सापेक्ष आर्द्रता नापना है तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे, समझे? हाइड्रोमीटर से, देखिए अभी हम क्वेश्चन पूछे थे ना, आगे यहाँ पे, हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व का माप होता है, और हाइग्रोमीटर वैसा ही है, लेकिन इसका वायुमंडलीय आर्द्रता नापते हैं। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता मापते हैं, गाढ़ापन। पोटेंशियोमीटर से विभवांतर मापते हैं, वोल्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा राशि सदिश वेक्टर नहीं है? बात समझे? तो आयतन में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वेग में, वेलोसिटी में, डिस्प्लेसमेंट में, फोर्स में, सभी में डायरेक्शन होता है। देखिए, बल हो गया, वेग हो गया, देखिए फोर्स, वेग मतलब वेलोसिटी, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, सवेग मतलब सवेग को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, आवेग इम्पल्स, बल मतलब फोर्स, आघूर्ण टॉर्क, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत धारा, ये सभी क्या है, विद्युत धारा, ये सभी में डायरेक्शन होता है, सभी सदिश है। और सदिश का प्रयोग गणित तथा भौतिक विज्ञान दोनों में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन हो जाएगा ऑप्शन में, क्योंकि चाल, दूरी और समय, ये सभी में डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है। भौतिक राशियाँ दो है, सदिश और अदिश। जैसे तापमान हो गया, देखिए भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिणाम हो लेकिन दिशा नहीं होता है, अदिश राशि। जैसे तापमान में कोई डायरेक्शन नहीं, समय हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, समझे? यहाँ पे करा वेग, ये सब भौतिक राशि हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। विस्थापन, त्वरण, बल, ध्यान रखिएगा। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, ये गति का जड़त्व नियम है। एक मिनट,
ये स्थिरता का जड़त्व नियम हो जाएगा, क्योंकि जब आप बैठे हुए हैं तो आपका नीचे वाला पोर्शन स्थिर में है। जब गाड़ी गति में हुआ तो आप स्थिरता के कारण पीछे हो जाते हैं। जब एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करता है उससे बैठे यात्री पीछे की तरफ झुक जाता है, इसका कारण स्थिर जड़त्व का नियम हो गया। आगे कहा जा रहा है इस नियम में व्यक्ति का निचला हिस्सा गाड़ी के संपर्क में रहने के कारण वो गति की अवस्था में आ जाता है, जबकि ऊपरी हिस्सा परिवर्तन का विरोध करता है और वो पीछे की ओर झुक जाता है। आगे कहा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए, सर आइजैक न्यूटन साहब ने किया था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार विश्व का प्रत्येक कण प्रत्येक अन्य कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। दो कणों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को का परिणाम उस कण के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। ये वही बात कह दिया कि आपने सुना होगा m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ कैपिटल जी लगा दिया जाता है गुरुत्वाकर्षण का निकालते समय। आगे है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि कहा जाए गुरुत्व ही नहीं होता है। कहा जाता है गुरुत्व की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते हैं। यहाँ मानव का भार भी शून्य एवं शून्य समतुल्य होता है। जिस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण चिन्ह होता है उस क्षेत्र का माइक्रो ग्रेविटी कहते हैं। को क्या कहते हैं? माइक्रो ग्रेविटी कहते हैं, जहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। माइक्रो ग्रेविटी में व्यक्ति भारहीनता महसूस करता है, इसलिए यात्री वहाँ तैरते हुए प्रतीत होता है, वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा। बैलेंसिंग पावर खत्म। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्योंकि पीसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरती है? तो कहा जाता है ये सारा गुरुत्व के है। देखिए गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन है ना, वो रेखा तल के अंदर रहती है। इसका मतलब है कि देखिए इटली में स्थित लीनिंग टावर और पीसी की झुकी हुई मीनार का जो निर्माण है 1173 में हुआ था। यह मीनार ऊर्ध्वाधर से 5 मीटर से अधिक झुकी है। इतनी झुकी होने के बावजूद ये गिरती नहीं है, क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहता है। प्रैक्टिकल तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इसी रीजन से नहीं गिरता है। लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? सभी एक साथ आएगा। कहा जा रहा है कि समान आकार के लकड़ी लोहा या मोम कुछ भी हो, ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो निर्वात की उपस्थिति में सभी टुकड़े एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है? नहीं 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 नहीं, एक ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, क्योंकि वहाँ झुका हुआ है। ध्रुव आपका कुछ ये रहा पृथ्वी, लेकिन यहाँ पे कैसा है? ध्रुव पर हल्का झुका है ना, ऐसे टिल्ड है हल्का सा, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, झुकने दबने के कारण क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र से दूर के अनुसार कम या ज़्यादा होता है। पृथ्वी त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम, पृथ्वी गुरुत्व का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, लेकिन ध्रुवों पर अधिक होता है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए किसी भी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिक होता है, इसका पृथ्वी पर ध्रुव कुछ चिपटा होने के कारण है। लेकिन इसमें भी दक्षिणी ध्रुव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे कि मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, हाँ एकदम सही बात है। अनुच्छेद 103 है, ये क्या है? विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है। सब जगह समान नहीं, अलग अलग है। मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, क्योंकि इसमें पृथ्वी का आकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी ध्रुव पर चपटी हुई होने के कारण पृथ्वी केंद्र पर ध्रुवों की भूमि मध्य रेखा की अपेक्षाकृत कम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान समुद्री तल पर अधिक तथा पहाड़ों पर कम हो जाता है। भारहीनता होती है निर्वात, एक मिनट, भारहीनता निर्वात से अच्छा आंसर होता है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान दो पिंडों या द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती व दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। समझ रहे हैं? जी का मान जो हम निकालते हैं m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर जो करते हैं, तो इसी का बारे में कह रहे हैं। व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके दूरी का। कह रहा है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सी परिणाम सही हो जाएगा? तो सारा चीज़ हल्का हो जाएगा। वस्तु भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। भार सिर्फ शून्य होगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान जो है वही रहेगा, ध्यान रखिएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा
और परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उसके उत्पन्न होने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आगे कहा जा रहा है, अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो एकदम आसान है, इसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं हम लोग। जब एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर अपने अक्ष पर लगाता रहता है, इस स्थिति में अभिकेंद्रीय बल। एक सेकेंड, अच्छा, इस बल के प्रभाव से वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं कर सकती है। अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, केंद्राभिमुख बल। अब यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, अभिकेंद्रीय लिख दिया है, अपकेंद्रीय लिख दिया। ध्यान दीजिए जरा, ये है अभिकेंद्रीय बल और ये है अपकेंद्रीय बल। ये दोनों का बैलेंस के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ तो अपकेंद्रीय है, लेकिन यहाँ पे अभिकेंद्रीय लिख दिया, दोनों सही है। मैंने इस डॉट को क्लियर कर लिया। मैं थोड़ा सा रोक कर वीडियो को देखिए, एक चीज़ समझिए, इसका आंसर जो है ना, रियल में परफेक्ट आंसर अगर बात करें तो अभिकेंद्रीय बल होगा। ये क्या है, वो जो मैंने बोला वही बात है। मैं फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। ये है अभिकेंद्रीय बल और ये है अपकेंद्रीय बल। मान के चलिए ये पृथ्वी है और ये कोई चीज़ चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी अपने तरफ जो खींच के इसको पकड़े हुए है, बात समझ में आ रहा है? इसी को अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। ये अभिकेंद्रीय बल है अंदर की तरफ। अगर मैं इसको बोल दिया अभिकेंद्रीय बल तो माफी चाहता हूँ, ये है अभिकेंद्रीय बल जिसको अंदर की तरफ खींच के रखा है। और ये है अपकेंद्रीय बल, ये आभासी बल है, लेकिन ये वास्तविक बल है। ये इसको खींच रखा है, लेकिन जब ये गोल 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 काटेगा ना चक्कर, तो ये इसको लगेगा कि बाहर की तरफ मुझे कोई खींच रहा है। और यही है अपकेंद्रीय बल, ठीक है। बाहर वाला अपकेंद्रीय, अप मतलब बाहर होता है ना, अपकेंद्रीय अप हो जाओ मतलब बाहर हो जाओ। अपकेंद्रीय बल और अंदर की तरफ होता है, इसको क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय बल। तो पृथ्वी क्या करता है, इसको खींच के अपने तरफ रखता है, इसी चक्कर में गोल 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 घूमता है। बात समझे? तो इसका आंसर रियल में अभिकेंद्रीय बल देना सही रहेगा, लेकिन अगर ऑप्शन में अपकेंद्रीय है तो ये भी दीजिएगा तो गलती नहीं होगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, यहाँ नहीं मारिएगा कोई अन्य बल, नहीं, यही मारना है आपको। अगर ये नहीं रहेगा तब अभिकेंद्रीय बल मारिएगा। आएगा जहाँ पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो इसका आंसर क्या देना सही रहेगा? तो कहता है पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेज गति से चल सकता है, ठीक है, बी नंबर, क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ और आवर्त काल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और वही सुस्त हो जाती है। तो ग्रीष्म काल में सुस्त और शीतकाल ठंड के दिन में, एक मिनट, पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेज चलते हैं, हाँ, ठंडा के दिन में तेज और गर्मी के दिन में स्लो हो जाता है। आगे पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? ये तो रटने वाला चीज़ है। 11.2 किलोमीटर है प्रति सेकंड के दर से अगर किसी चीज़ को भेजिएगा तो पलायन वेग कहलाता है, वो फिर वापस नहीं आएगा पृथ्वी पर। आगे आपका साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तभी उसको फुला कर रखता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े होते हैं क्योंकि जल में साबुन साबुन होगा, घुलने पर कोई पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? ये है आपका बर्नौली का सिद्धांत है या पास्कल का सिद्धांत है? ये तो कंफ्यूज हो गए हम। एक सेकंड देख लिया जाए। सॉरी, पास्कल का ही आ गया सिद्धांत। पास्कल मतलब प्रेशर के लिए तो पास्कल ही होगा ना। देखिए, कहा जा रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेशर या हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव के नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। इसका क्या हो जाएगा? पास्कल का नियम। कितना टाइम हुआ है? 44 मिनट लगा है। आज का क्लास इतना ही बड़ा रखेंगे या थोड़ा देर और कर ले क्या क्लास? चलिए शुरुआत रखते हैं, थोड़ा देर और कर लेते हैं। कार्य एवं ऊर्जा शक्ति, कार्य एवं ऊर्जा शक्ति। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, तो आंसर क्या कहिएगा? कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। साधारण यंत्र, ये क्या है इसको समझिए। अच्छा, ये क्वेश्चन है, जान लीजिए। साधारण यंत्र यानी मशीन व युक्ति है जो आरोपित बल की दिशा और परिणाम परिवर्तित करती है। फिर से सुनिए, साधारण यंत्र यानी मशीन व युक्ति होता है जो आरोपित बल की दिशा और परिणाम परिवर्तित करता है। साधारण यंत्र व्यक्ति के
कम बल का प्रयोग करके ज़्यादा मात्रा में काम करने का सहायता करता है, जैसे घिरनी हो गया, स्क्रू हो गया, पहिया हो गया आदि साधारण यंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है। तो कुछ देर पहले हम लोग देखे हैं, देखिए ऊर्जा सदिश नहीं है, कार्य सदिश नहीं है, दाब सदिश नहीं है, तो क्या है सवेग। कार्य वे राशियाँ जिसमें केवल परिणाम हो। सवेग का हम जानते हैं P बराबर mv होता है, और v जो है सदिश है, तो फिर ये भी सदिश हो गया। वही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वे राशियाँ जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं होता है, अदिश राशि कहलाता है। वे राशियाँ जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, सदिश कहलाता है। ये दिए गए विकल्प में केवल सवेग ही है जो सदिश है, क्योंकि यह परिणाम और दिशा दोनों लेकर घूम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि एक शिकारी एक पेड़ की शाखा पर बैठकर एक बंदर की भौहों के बीच एक बिंदु पर अपनी बंदूक का निशाना साधता है। जैसे ही वो गोली दागता है, बंदर नीचे कूद जाता है। गोली जो है जहां उसने आघात किया ना, उस पर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि समझिए जरा, गोली का सफर कैसे करता है, ऐसे होता है गोली का सफर। बात समझे? गोली कैसे चलता है, ऐसे गया लेकिन नहीं जाता है, गोली ऐसे जाके ऐसे झुक जाता है। और बंदर यहाँ था, यहाँ निशाना लगाया था, बंदर कूद गया तो जाके गोली लग जाएगा उसको निशाना पे। वहीं रहता बंदर तो उसको नहीं लगता। मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों को निम्नलिखित विशिष्टता विचार किया गया है। तो कहा जाता है इसको कि इसमें से कौन सा विशिष्टताएं मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती है। मजबूत ईंधन दक्ष बनाने का तरीका क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसका बी कह रहा है आंसर, 2 और 3, यानी सुप्रवाही ढांचा पर बहुत डिपेंड करता है, और बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप। ये क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा नीचे आइए। कह रहा है एक सुप्रवाही ढांचा वस्तुएं गैस या द्रव से आकृति के अनुसार एक रेखा में गति करती है, इसीलिए इनको गति देने के लिए ऊर्जा मांग कम हो जाती है। बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप तंत्र में ईंधन के बाहर निकलने के लिए सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता है। जो इंजन प्रबंधन तंत्र यानी इंजन मैकेनिज्म मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटर पर आधारित होता है, जिन्हें इंजन नियंत्रण इकाई इंजन कंट्रोल यूनिट के नाम से जाना जाता है। पढ़ लिया, बट ये आपके हमारे काम का नहीं है, फिर भी हम लोगों ने इसको पढ़ लिया दिया है। तो एक पूर्ण दोलन, ये इंपॉर्टेंट हो गया, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य के तुल्य क्या है। तो एक सरल लोलक के द्वारा किए गए पूर्ण दोलन में व्यक्त जो ऊर्जा होता है लोलक की पूर्ण ऊर्जा के तुल्य होएगा, लोलक के पूर्ण ऊर्जा के तुल्य हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सच में। कहा जा रहा है कि पृष्ठ तनाव के किसके कारण पैदा हो जाता है। तो एक चीज समझिए, कहता है यहाँ नीचे देखिएगा, अणुओं के बीच ससंजक, ध्यान रखिए, ससंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच क्रियाशील बल ससंजक बल कहलाता है, ठीक है। जबकि विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच क्रियाशील बल असंजक बल कहलाता है। फिर से सुनिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच क्रियाशील बल को ससंजक बल बोलते हैं, अब विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच क्रियाशील बल को असंजक बल बोलते हैं। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, एक ही है ना, एक ही चीज के अंदर है ना प्रेशर, तो ससंजक बल कहना सही रहेगा, क्योंकि एक ही चीज का पदार्थ है उसमें। सौर ऊर्जा का कारण क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। सौर ऊर्जा का कारण, एक मिनट, बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण का एक सिद्धांत है। इसके अनुसार जब कोई असंपीड्य या आसन्न द्रव एवं आदर्श द्रव किसी नली में आरेखीय प्रवाह में बहता है, तो इसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत रहती है। दाब एवं द्रव्यमान सिद्धांत न्यूटन ने दिया। ये कहाँ से आंसर दे रहा है, सौर ऊर्जा का कारण क्या है, संलयन अभिक्रिया है, एक चीज जान लीजिए। और परमाणु बम का विखंडन और जो हाइड्रोजन बम है उसका भी नाभिकीय संलयन है। हर तारा में यही निकलता है। और सौर प्लेट में पूछेगा तो पता नहीं, वही सही है जो मैं बता रहा हूं। यहां कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कोई ऊर्जा अंतरण जिसमें किसी प्रकार का तापांतर शामिल नहीं है, ऊष्मा नहीं है। कोई भी ऊर्जा का अंतर जिसमें किसी प्रकार का ताप में अंतर नहीं है, ऊष्मा नहीं है, सही बात है। दो चीज का अगर दोनों का ऊर्जा समान है, ताप में कोई अंतर नहीं है, तो उसमें कोई ऊष्मा नहीं माना जाएगा।
क्या है यहाँ से समझ लीजिए ना। कह रहा है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जो दो वस्तुओं के बीच उसके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। ऊर्जा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाती है क्योंकि ताप में अंतर होता है। कहा जा रहा है स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। स्थानांतरण के समय ही जो ऊर्जा है ऊष्मा कहलाती है। कोई वस्तु ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करती है। ऊष्मा के रूप में क्या करती है? ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करती है। दो वस्तुओं के मध्य तापांतर के कारण होने वाली ऊर्जा के स्थानांतरण को ऊष्मा के रूप में हम लोग जानते हैं। देख रहे हैं ऊष्मा का डिफिनीशन यहाँ देखने को मिला। जानते हैं इस पीडीएफ में बहुत सारा गलती भी आंसर है, उसको सही कर करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये पीडीएफ के जो क्वेश्चन है ना बहुत पावरफुल है। क्वेश्चन हल्का नहीं है, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, इसीलिए इसको पढ़ाना मुझे अच्छा लग रहा है। ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और नष्ट भी की जा सकती है, गलत। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है किंतु नष्ट नहीं की जा सकती, गलत। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जाती है, दिस इज द राइट। ऊर्जा का रूप सिर्फ चेंज कर सकते हैं। जूल के नियम के अनुसार ऊष्मागतिकी का प्रथम, गौर से सुनिए, जूल के नियमानुसार ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या? ऊर्जा संरक्षण नियम है। इसमें ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है। आगे है कि नवीकरणीय ऊर्जा किस से प्राप्त की जा सकती है? नवीकरणीय ऊर्जा कैसे प्राप्त हो सकते हैं? नया नवीकरणीय जो बार बार होगा, जैव जैव मात्रा से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जंगल, लकड़ी, जंगल, इन चीज़ों से होता है, तो ये नवीकरणीय है। जीवाश्म, जमीन के, पृथ्वी के अंदर निश्चित मात्रा में, प्राकृतिक गैस और विघटन नाभिक तत्व, ये सब भी निश्चित मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से ऊर्जा विकिरण का मुख्य कारण है? अभी ऊपर भी पहला क्वेश्चन है, यहाँ दूसरा में बताया था, तो आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। यहाँ कहा जा रहा है कि सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जिसको सूर्य कहते हैं, जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल का अवयव घूमते रहते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। इसका व्यास लगभग 13,10,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से 101 गुना अधिक बड़ा है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के गैसों के विशाल गोला है। परमाणु संलयन की क्रिया के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे रहा, परमाणु विस्फोट में बृहत मात्रा में ऊर्जा का विमोचन किसके कारण होता है? तो एक मैं बता रहा हूँ, रासायनिक ऊर्जा का नाभिकीय नहीं, नाभिकीय ऊर्जा का उष्मा में, तो नाभिकीय ऊर्जा उष्मा में, और नाभिकीय विखंडन हो रहा है, ध्यान रखिएगा यहाँ, नाभिकीय संलयन नहीं। परमाणु विस्फोट में बृहत मात्रा में ऊर्जा का विमोचन नाभिकीय ऊर्जा के उष्मा के रूपांतरण में होता है। परमाणु बम का नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। देखिए, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, लिख दिया ना। इसमें यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। परमाणु विस्फोट में प्रचंड वायु झोंक के साथ ताप क्रम में कम से कम 160 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। लाखों वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब उत्पन्न होता है। परमाणु बम नाभिकीय ऊर्जा का विनाशक रूप माना जाता है। आगे है कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। अभी जस्ट मैंने देखा 13,90,000 किलोमीटर है इसका। फिर से पढ़िए, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह चारों तरफ से पृथ्वी और सौर मंडल के अवयव से घूमते रहते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 13,90,000 किलोमीटर है और यह पृथ्वी से 109 गुना अधिक बड़ा है। देखिए, मुझे लग रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ 109 गुना होना चाहिए था, ठीक है, 101 नहीं है, 109 गुना बड़ा विशाल है। नाभिकीय संलयन पर आधारित है। यहाँ है कि किसी पिंड को धरातल से 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तब एक मेज पर गिराया जाता है। भूमि तल से 1 मीटर ऊंची है। इस प्रसंग में निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही है? तो सुनिए, पहले आपने क्या किया, 3 मीटर उठाया और एक मेज पर गिराया जो 1 मीटर ऊपर ही है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के प्रारंभिक मान की 2/3 कम हो जाती है। यहाँ समझिए,
अरे भाई मैं क्या क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी यार। साइड हो। हाँ देखिए, अच्छे से समझिए। जब किसी पिंड को धरातल से 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तथा मेज पर गिराया जाता है तो भूमि तल से 1 मीटर ऊंची है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा इसके आरंभिक मान के 2/3 हो जाएगी। कैसे, उसको समझिए। पहले आपने 1 मीटर उठाया है, ऊपर से गिराया, 1 मीटर ऊपर ही रह गया, तो 3 मिली mg हो जाएगा मास और ग्राम। और फिर यहाँ पे कहा जा रहा है नीचे से 1 मीटर कम रह गया है तो डिक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ पे निकलेंगे पिंड की स्थिति ऊर्जा अगर निकालेंगे। एक चीज़ समझिए, ये छोड़िए, मैं एक चीज़ फार्मूला बताता हूँ। हम एक चीज़ जानते हैं, mgh करके आपने सुना होगा, ठीक है। इसको पोटेंशियल एनर्जी बराबर हम लोग बोलते हैं mgh, ठीक है। अब हमको m और g तो पता नहीं है, हाइट हमको सिर्फ पता है, तो हाइट के जगह पर एक बार 3 डाल देते हैं, एक बार 1 डाल देते हैं, ठीक है। वही mgh से ये बनाया गया है। ये दोनों जो रिंग में बना रहा हूँ इसके अंदर जो किया गया है यही खेला वेला किया गया है, बात समझे। यहाँ क्या किया जा रहा है देख नहीं रहे हैं हम। फार्मूला क्या बताए, P बराबर क्या होता है, mgh होता है। अब mg को छोड़ दे रहा है और h के जगह पर डाल रहा है। पहले 3 डाला गया है और फिर यहाँ पे 1 डाला गया है, ठीक है। अब नीचे देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि पिंड की स्थितिज ऊर्जा mgh होता है, तो एक बार 3 डाला गया, 1 कम कर दिया गया, 2 mgh हो गया करा है। तो अतः कुल ऊर्जा के सापेक्ष अगर हम बात करें तो 2/3 कम हो जाएगी। पहले 3 था, अब आपने 2 कर दिया, तो 2/3 काम करेगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है। देखिए, नवीकरणीय जिसको नया कर सकते हैं, यहाँ लिखा है अनवीकरणीय जिसको आप नया नहीं कर सकते। सौर ऊर्जा, पानी और मछली पालन, ये बार बार आप कर सकते हैं, लेकिन कोयला जो है एक निश्चित मात्रा में है, उसी का यहाँ पूरा डिटेल दिया गया। थोड़ा देर रोक के आप इसको पढ़ लीजिए, मैं कई बात अग्नि से बोल दिया, वही बात है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ताप विद्युत संयंत्र है सबसे ज़्यादा। बिजली उत्पादन का अधिकांश हिस्सा 60% कहाँ से आता है, कोयला और भूरा कोयला लिग्नाइट से पैदा होता है, जबकि जल विद्युत परियोजना 22% बिजली उत्पन्न होती है जल से अपने इंडिया में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है। कौन सा है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा मोमबत्ती, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड हो गया, टेलीविजन सेट हो गया, लेजर हो गया, इन सभी में क्या हो रही है, तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश बन रहा है। आगे है क्वेश्चन में कि ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है कि ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है, यही हो जाएगा, न सृजन हो सकता नहीं विनाश हो सकता, संरक्षित है इसका मतलब। हवाओं की ऊर्जा होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा होती है। हवा की ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवा या पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है। पवन चक्कियों का प्रयोग हवा को गतिज ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, और यांत्रिक ऊर्जा से क्या हो जाती है, जनित्र घुमा के विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न में है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। सौर विकिरण जो हम में होता है, दिख रहा है, तो दिखने वाला क्या होता है, तो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर। देखिए, पृथ्वी पर आने वाले विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से लेकर 106 नैनोमीटर तक विस्तार है। इस सौर विकिरण को पराबैंगनी विकिरण परास 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, दृश्य प्रकाश 400 से 700, बात समझ में आ रही है, और अवरक्त प्रकाश 700 से एक ये क्या कर दिया, यहाँ पे गड़बड़ दे दिया है, 700 से 1000 होना चाहिए था, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ भी गड़बड़ है। 700 से 1000 होगा, यहाँ भी 1000 होगा, 700 से विभाजित किया जा सकता है। 100 से लेके 1000 तक जाता है, ठीक है, खेला बेला 106 दे दिया है, मिसप्रिंट है। आगे है कि एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत का खर्च निकालिए। आप एक बात बताइए, 10 वाट का है, 10 घंटे जल रहा है, तो देखिएगा 10 वाट का 10 घंटे 1 किलो वाट हो गया, 1 किलो वाट बराबर 1 यूनिट हो गया, यानी 5 रुपया खर्च आएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो इसको क्या आंसर दिया जाएगा, किलो वाट आवर होता है, किलो वाट आवर में नापते हैं, मापन पर आधारित होता है। किलो वाट आवर 1 घंटे में 1000 वाट के बराबर होता है।
तो वाट आंसर देना सही रहेगा। आगे कह रहा है कि एक सुरंग में 1000 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च कितना आएगा? अभी हमने देखा है, तो किलोवाट आवर में हमको जाना है। 1000 वाट का लगा हुआ है, 25 घंटे 20 घंटे तक चला है, 5 गो लगा हुआ है। तो एक बल्ब के जलने पर हुई जो विद्युत खपत है उसको निकालने के लिए वाट गुने घंटा बाई 1000 करना होगा, तो 2 यूनिट खर्च आ रहा है। तो 5 बल्ब लगा हुआ है तो कितना आ जाएगा? 10 यूनिट खर्च आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या डालिएगा? सी। यहाँ से नया चैप्टर आ जाएगा पदार्थ के गुण। तो आज के क्लास में दोस्त इतना ही रखते हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट के साथ आज की क्लास को एंड करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं पदार्थ के गुण का वीडियो डालूँ तो आप तक मिल जाए। देख रहे हैं, जहाँ भी गलत है मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही करा के सारा कुछ सही करके आपके सामने डालूँ, क्योंकि पीडीएफ मैं जान रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। इसीलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। कोई भी सजेशन हो कमेंट्स में बता सकते हैं। यदि हमारा आज का क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए।